वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है द आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल इंडिया। इसमें हम लोग मेडिवल इंडिया का जो 13th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी तक का आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है उसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो जब नया नया टर्किश रूल इस्टेब्लिश हुआ तो उन लोगों को सबसे पहली ज़रूरत जो पड़ी उन लोगों को वो थी कि एक जगह जहाँ वो रह सकें, रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स जहाँ से वो गवर्न कर सकें अपना जो भी जीता हुआ राज्य है उसको, और साथ में प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहाँ वो पूजा कर सके, जहाँ उनकी प्रजा जो है या जो उनके नोबल्स हैं वो पूजा कर सकें। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स और जो रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं ये सबसे इमीडिएट उनका ज़रूरत था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए जो भी उस टाइम पे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थी स्पेशली उनको कन्वर्ट किया अपने रेसिडेंशियल प्लेसेस में, और जैसे कि छोटे मोटे पैलेसेस रहे होंगे जहाँ वो शिफ्ट हुए होंगे तो उसको रिनोवेट किया होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुँची वो टेम्पल्स को पहुँची, क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग टेम्पल्स थे उनको क्या कर दिया इन्होंने, ट्रांसफॉर्म कर दिया मॉस्क में, बदल दिया, ठीक, कन्वर्ट कर दिया मॉस्क में। तो ये जो आर्किटेक्चरल एडेप्टेशन हमको देखने को मिलता है ये एक नया एरा दिखा रहा है जहाँ पे आर्किटेक्चरल फ्यूजन होता है। किसका किसका? तो जो टर्किक जो आर्किटेक्चर है उसका, और साथ में जो इंडियन आर्किटेक्चर था उसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ होती थी उसका। देखिए शुरू में ये कन्वर्ट कर रहे हैं टेम्पल्स को, चाहे वो जैन टेम्पल्स हों, हिंदुज़म के टेम्पल्स हों, बुद्ध के अगर कोई मोनेस्ट्रीज़ हों उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ से शुरुआत हुआ। उसके बाद जब ये लोग फुल्ली इस्टेब्लिश हो गए तो इन्होंने फिर कन्वर्जन बंद कर दिया जो भी टेम्पल्स था उनका, और फिर ये मैग्निफिसेंट जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे वो बनाने स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग देखें कि यहाँ से कन्वर्जन से लेकर के जो मिडिवल इंडिया में टर्किश रूल के दौरान जो भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ, तो इसको हम लोग इस पूरे टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं आज। तो हम लोग इस टॉपिक में भी देखने वाले हैं कि कैसे टेम्पल्स जो हैं वो मॉस्क में कन्वर्ट हुए। देखिए जैसे जैसे नया रूल इस्टेब्लिश हुआ उसके साथ साथ जितने भी टेम्पल्स थे वो ट्रांसफॉर्म किए गए मॉस्क में, क्योंकि उनको अपनी प्रजा के लिए और अपने फेथ को, जो भी उनका विश्वास था, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते थे उनको प्रमोट करने के लिए मॉस्क की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो मोस्टली इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे। तो जो कन्वर्जन हुआ उसके दो बहुत ही फेमस एग्जांपल हैं तो बहुत सारे, लेकिन दो बहुत ही फेमस एग्जिस्टिंग एग्जांपल हैं। एक है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो कि कुतुब मीनार के पास में है। आपने देखा होगा जब कुतुब मीनार जाते हैं आप देखने के लिए, या कभी उसका इमेज देखा होगा, तो कुतुब मीनार के जस्ट बैकग्राउंड में आपको एक लंबी सी दीवार देखने को मिलेगी, एक आर्क के साथ, एक गेट के साथ। तो वो जो गेट है वो एक्चुअली में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का गेट है। वो अभी देखने को मिलेगा, जब आप उसको करीब से देखिएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो पिलर्स हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग भगवानों की चित्रकलाएं हैं, उनका कार्विंग्स है, स्टोन कार्विंग्स है। और दूसरा है वो है 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर में है। अब देखिए जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है वो पहले क्या था, सबसे पहले वो एक जैन टेम्पल हुआ करता था जिसको बाद में किसी राजा ने कन्वर्ट करवा दिया टेम्पल में। वो भी टेम्पल डेडिकेटेड था लॉर्ड विष्णु को, तो मतलब जैन टेम्पल था, उसको कन्वर्ट किया किसी राजा ने, किसी हिंदू राजा ने विष्णु टेम्पल में बदल दिया। और फिर लास्ट में जब टर्किश लोग रूल करने आए तो फिर उसको बदल दिया उन्होंने मॉस्क में। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था वो एक टाइम पे मॉनेस्ट्री था, जो कि बाद में इन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा का इमेज है। और जब आप इनके कार्विंग्स को देखेंगे, स्टोन कार्विंग्स को देख के समझ में आ जाएगा ये इनका ओरिजिनल नहीं बल्कि एक ब्लेंड है। पिलर किसी और चीज़ का, उसके ऊपर अलग अलग कार्विंग कर करके अलग अलग डिज़ाइन और कुछ अरबिक वर्सेस को लिख दिया गया है। तो सीधे समझ में आता है कि कन्वर्जन हुआ है। अब ये जो कन्वर्जन हुआ है इससे क्या हुआ, इसे आपको देखने को मिलेगा जो इंडियन जो आर्किटेक्चर था और जो टर्किश आर्किटेक्चर था, इन दोनों का एक बढ़िया सा ब्लेंड देखने को मिलता है। अब आप बोलिए कि बढ़िया कैसे हुआ? देखिए आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से शुरुआत हो रही है, फ्यूजन हो रहा है दोनों आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का। आगे चल के जब देखेंगे वो लोग अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो इंडिया का इंडिजिनस आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्चरल स्टाइल था उसका, और टर्किश आर्किटेक्चरल स्टाइल का, दोनों का ब्लेंड देखने को मिला। तो ये शुरुआत थी। तो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको एक डेवलपमेंट दिखा रहा है, लेकिन अगर आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हिसाब से देखिए तो ऑब्वियसली क्षति पहुंच रही है। इनके जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थे उनके कुछ बहुत ही कह लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे जो कि बाकी आर्किटेक्चरल स्टाइल से इनको अलग करता था। तो इनका जो जब शुरू में इन्होंने अपना स्ट्रक्चर्स, अपने बिल्डिंग्स बनाने स्टार्ट किए
तो उसमें इन्होंने जो इंडिया के जितने भी इंडिजिनस क्राफ्ट्समैन थे उनको एम्प्लॉय किया, फेमस, और साथ में जो वेस्ट एशिया के जो आर्किटेक्ट्स थे उनको भी शामिल किया। इसलिए हम लोग जब इनके आर्किटेक्चर को स्टडी करते हैं, नज़दीक से देखते हैं, तो पता चलता है कि इसमें इंडिजिनस स्टाइल भी है और इसमें जो वेस्ट एशियन जितने भी आर्किटेक्ट्स थे उनका भी इसमें छाप देखने को मिलता है। जो टर्क्स अपने बिल्डिंग में दो बहुत ही आर्किटेक्चरल, मतलब बहुत ज़्यादा ही उन्होंने दो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को यूज़ किया है। एक है आर्क और एक है डोम। आपको ये जो इमेज दिख रहा होगा, ये इंडिया में नहीं है, ये रोम का इमेज है। आप कभी इटली रोम का इमेजेस कभी गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत ही फेमस है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये रहा डोम, और ये सब जो है आपको आर्चेस दिख रहे होंगे, है ना। ये देखिए, ये रहा आर्चेस, ये रहा आर्चेस। तो ये दो जो स्टाइल था, आर्किटेक्चर एलिमेंट था, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। और मैंने ये यहाँ पे इंडियन आर्किटेक्चर का इमेज नहीं लगा के रोमन का क्यों लगाया, उसकी वजह है ये जो टर्किश स्टाइल इन्होंने डेवलप किया था वो एक्चुअली में अरब्स के द्वारा लाए गए थे। और अरब्स कहाँ से लाए थे? वो रोमन आर्किटेक्चर से लाए थे। उस टाइम पे बाइजेंटाइन एम्पायर था जहाँ से अरब आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस हुआ, और फिर उसको, है ना, कह लीजिए कि जो टर्क्स थे वो अपने में एम्प्लॉय किए और उनका अपना एक आर्किटेक्चरल कह लीजिए कि स्टाइल डेवलप हो गया। हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो आर्च और डोम का कंसेप्ट इन्होंने एम्प्लॉय किया अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल में, इसका फ़ायदा क्या क्या है। देखिए, ये जो आर्क एंड डोम है इसके अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से बहुत ही फेमस कह लीजिए तो डोम जो भी डिज़ाइन होता है, इससे एक बहुत ही खूबसूरत स्काईलाइन तैयार होता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत व्यू बनता है। जैसे जैसे ये आर्किटेक्चर जो है कह लीजिए कि इस आर्किटेक्चर में यहाँ के जितने भी मास्टर्स रहे होंगे, जो आर्किटेक्ट्स रहे होंगे, उनको जैसे ही इनमें एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया तो डोम्स के साइज़ भी इंक्रीज़ होते चले गए। शुरू में जो सीख रहे होंगे ऑब्वियसली छोटे छोटे डोम्स बनाए होंगे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ के जो मेसन्स थे जिनको मतलब आता था बनाना, उन लोगों को एक्सपीरियंस होता चला गया, लोग एक्सपर्ट होते चले गए, तो डोम्स के साइज़ बढ़ते चले गए। इसलिए हम लोग देखेंगे जो लेट पीरियड है, समझ लीजिए लेट 14th सेंचुरी में जो बना हुआ जितना भी आर्किटेक्चर, उसमें आपको डोम बहुत ऊंचे ऊंचे देखने को मिलेंगे। 15th सेंचुरी आते तक में डोम्स की साइज़ ऊंची हुई। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद भी जो लेट 15th लेट 16th सेंचुरी से उसमें डोम्स की साइज़ और बढ़ती जा रही है, जितने भी आर्किटेक्चर को हम लोग देखेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा ना खूबसूरत सा स्काईलाइन तैयार होता है। इसके अलावा आर्च एंड डोम शेप जो होता है, ये एम्प्लॉय करने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो पिलर्स देने पड़ते हैं सपोर्ट के लिए, वो नहीं देना पड़ता। ये आप थोड़ा बहुत अगर आप फिज़िक्स जानते होंगे तो ये पता चल जाएगा आपको कि आर्च देने की वजह से बहुत ज़्यादा बीच में कहीं पे पिलर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे होता क्या कि एक स्पेशियस कह लीजिए कि आर्किटेक्ट डेवलप होता है। आप कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, उसमें भर जाए पिलर ताकि छत जो है वो टिका रहे, तो स्पेस बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम हो जाएगा। तो इस स्पेस को इस कंजम्पशन को कम करने के लिए आर्क एंड डोम जो है स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। और ये बराबर आप चाहे मॉस्क बना लें या टेम्पल्स बना लें, जो भी तरह का आर्किटेक्ट बना रहे हो, चाहे पैलेसेस ही क्यों ना बना रहे हो, सब में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा अब आप बोलिए कि सिर्फ इतना से ही काम चल जाएगा, नहीं, बल्कि इस आर्किटेक्चर को, इस बिल्डिंग को एक स्टेबल बिल्डिंग बनाने के लिए जो टर्क्स थे उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीमेंट का इस्तेमाल किया, ताकि ये जो स्टोन्स हैं आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड रहें और किसी भी तरह का डैमेज देखने को ना मिले। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो अभी भी बहुत मजबूत हैं इस टाइम के, क्योंकि ये समझ लीजिए कि इनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है आर्क एंड डोम का वो, और साथ में जो इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडेसिव सीमेंट लगाया है उसकी वजह से। अब देखिए, ऐसा नहीं कि ये टर्क जो है वो अपने साथ लेकर इंडिया में आए। इनफैक्ट इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था आर्च एंड डोम का जो स्ट्रक्चर था, है ना, वो ऑलरेडी इंडिया में जाना जा रहा था, क्योंकि इंडिया के भी जो मर्चेंट्स थे, जितने भी आर्किटेक्ट्स थे, वो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ट्रेड के थ्रू कनेक्टेड थे अरब से, और अरब कनेक्टेड थे जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उससे कनेक्टेड थे। तो ये डिज़ाइन इंडिया में था, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा ही यूज़ नहीं होता था। जब टर्क्स आए उन्होंने बहुत ही वाइडली यूज़ करना इसको स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं कि इनकी बिल्डिंग में सिर्फ आर्क एंड डोम का ही आर्किटेक्चरल एलिमेंट पाया जाता है, बल्कि हम देखेंगे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्लेब और बीम मेथड भी अपनाया। आपको पता होगा, बीम लगा देते हैं और उस पर मोटे मोटे से
स्लैब को रख करके छत बना दी जाती है या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। तो ये इंडियन स्टाइल था, इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल था। तो इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल और जो ये अपने साथ लाए थे आर्क एंड डोम का स्ट्रक्चर, इन दोनों को मिला करके इन्होंने बहुत बड़े बड़े बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई। और इसी ब्लेंडिंग की वजह से एक हम लोगों को टर्किक और इंडियन स्टाइल के आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होते यहाँ इंडिया में देखने को मिलता है मिडिवल पीरियड में। तो जो इनका आर्किटेक्चर था, इसमें हम लोग आर्किटेक्चर एलिमेंट्स तो देख लिए, स्लैब और बीम और साथ में आर्च एंड डोम। इसके अलावा टर्क्स को एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ जो लुभाती थी वो थी डेकोरेशन। डेकोरेशन के मामले में ये जो है अपना जो पुराना फॉर्म था, हम लोग जानते हैं कि बिल्डिंग्स में जितने भी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के फिगर को कार्व किया जाता था। इस अगर कोई दीवार बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसके दीवारों में हम लोग देखे होंगे शुरू के मेडिवल पीरियड का जो शुरू का टाइम है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी बिल्डिंग्स बनी हैं उसमें बैल, गाय या किसी तरह का इंसानी फॉर्म वहाँ पे दिया जाता था, कार्विंग में, स्टोन्स में कार्व किया जाता था। लेकिन जब टर्क्स आए तो उन्होंने इस टेक्निक को छोड़ दिया। इनफैक्ट उन्होंने जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, फ्लोरल डिज़ाइंस हैं, उन सब को इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ इस्तेमाल किया, वो था कुरान से लिए गए कुछ वर्सेस, कुरान से लिए गए कुछ सेंटेंसेस जो अरबिक में हुआ करते थे। तो इससे हुआ क्या कि अरबिक स्क्रिप्ट जो है वो एक आर्ट फॉर्म ले लिया। क्योंकि आप जब बिल्डिंग में देखिएगा इस टाइप से डिज़ाइन है तो एक्चुअली में है क्या, वो ऑर्नामेंटेशन है, लेकिन है क्या, अरेबिक स्क्रिप्ट। आप समझ लीजिए कि आप अभी हम लोग हिंदी के लेटर से अगर बिल्डिंग में कुछ डिज़ाइन कर दें, कार्व कर दें, हालांकि अभी कार्विंग्स उतना यूज़ नहीं होते, लेकिन अगर हम पेंट ही कर दें तो एक अलग तरह का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, तो वो डेकोरेशन की तरह से आएगा। तो वहाँ पे हमने क्या किया, स्क्रिप्ट को डेकोरेशन की तरह से, डेकोरेशन स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। तो ठीक वैसे ही इन्होंने क्या किया कि कुरान से ले गए जितने भी अरबिक सेंटेंसेस थे उनको इस्तेमाल किया और एक नया आर्ट फॉर्म डेवलप कर दिया। इसके अलावा ये बहुत सारे जो इंडियन मोटिव्स थे, जैसे कि हिंदू मोटिव्स थे, बेल के, स्वास्तिका के, लोटस के, इन सब को भी उसमें फ्रीली यूज़ किया। ऐसा नहीं कि स्वास्तिका अगर हिंदू रिलीजन को डिनोट करता है तो उसको इस्तेमाल नहीं करे, बल्कि वो इनको आर्ट फॉर्म की तरह देख करके वो अपने पूरे स्टोन कार्विंग में इस्तेमाल करते थे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अरेबिक स्क्रिप्ट है और साथ में जो इंडियन मोटिव्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं छोटे छोटे, उन सब को इस्तेमाल करके एक नया एमलगेशन तैयार किया गया है। एमलगमेशन मतलब हो गया मिक्सचर, एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर तैयार किया गया डेकोरेटिव स्टाइल का। इसी को कहते हैं अरेबिस्क, है ना। अरेबिस्क जो है ये समझ लीजिए कि जो इंडियन मोटिव्स का इस्तेमाल है, साथ में अरेबिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके जो डिज़ाइन किया जा रहा है, जो आर्ट फॉर्म है, इसको अरेबिस्क कहते हैं। ठीक, अभी ये जो हम लोगों को देखने को मिलता है टर्किश बिल्डिंग्स में, जो इंडियन टर्किश बिल्डिंग्स में, उसमें ये दिखाता है कि जो तुर्क्स थे उनको ऑर्नामेंटेशन, सजाना कितना पसंद था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो स्किल्ड इंडियन स्टोन कटर्स थे उनको इस्तेमाल किया। और आपको पता होगा कि इंडियन जो स्टोन कटर्स थे बहुत ज़्यादा ही इंट्रिकेट डिज़ाइंस, बहुत ही जटिल डिज़ाइंस बनाते थे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये अरेबियन स्क्रिप्ट, और इसके जस्ट बैकग्राउंड में देखिए कितना इंट्रिकेट डिज़ाइन सब बनाया हुआ है जाली टाइप से, है ना। ये इंट्रिकेट डिज़ाइन जो है ये आपको पता है कि रेड स्टोन पे बनाया जाता था, और रेड सैंड स्टोन के अलावा येलो सैंडस्टोन और मार्बल भी यूज़ किए जाते थे। तो रेड सैंडस्टोन बेस होता था, येलो सैंडस्टोन और मार्बल को एक तरह से कह लीजिए कि सपोर्टिव और डेकोरेटिव पर्पस के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था, जिससे रेड सैंडस्टोन की खूबसूरती और बढ़ जाती थी। अगर आप कभी सामने से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा, और जब आप देखिएगा तो बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइन है, बहुत ही मतलब महीन काम है। एक तरह से कोई भी नॉर्मल आदमी या कोई भी नॉर्मल स्टोन कटर नहीं कर सकता। इसके लिए मास्टरी चाहिए, 20-25 साल का इसका एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि सैंड स्टोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ब्रिटल होते हैं, टूट सकते हैं तुरंत। तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए इनमें इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाने के लिए। इंडिया में जो आर्किटेक्चरल मार्वल्स रहे हैं टर्किश रूल के टाइम का, उसमें अगर कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस है तो वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को जब आप देखते हैं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे रेड और वाइट सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। ये आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया था। इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए रेड, आपको रेड भी दिख रहा होगा और वाइट भी सैंडस्टोन सब दिख रहा होगा, और कई जगह पे मार्बल्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो रेड सैंडस्टोन, इसके अलावा वाइट सैंडस्टोन
और मार्बल, इन तीनों का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत सा टावर, बहुत लंबा ऊंचा सा टावर बनाया गया। और जो बालकनीज़ थे, जो बालकनीज़ यहाँ इमेज में वैसे है नहीं, जो बालकनीज़ बनाए गए थे उनको भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, बाहर की तरफ से डिज़ाइन किया गया, लेकिन वो लिंक्ड हैं, ऐसा नहीं कि अलग है, इसी टावर के हिस्से हैं वो। और ये जो आपको दिख रहा होगा एक तरफ से आप देखिए कि परफेक्ट मतलब इसके तिरछे डिज़ाइन है, और एक तरफ से देखिए कि सेमी सर्कुलर डिज़ाइन है। तो ये जो रिब्ड स्ट्रक्चर बन रहा है ये इस टावर को एक अलग ही कह लीजिए कि पहचान देता है। इसके अलावा जो, अब ये नहीं कि सिर्फ कुतुब मीनार ही बनाया गया, उस टाइम पे बहुत सारा बनाया गया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि आर्किटेक्चरल मार्वल अगर बात करें तो वो ये है। इसके अलावा जो खलजी पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कैपिटल बनाया था सिरे में, वहाँ उन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया था एंट्रेंस पे। वहाँ भी जब आप देखिएगा अलाई दरवाज़ा, वहाँ भी आपको बहुत सारे आर्चेस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरती से प्रोपोर्शंस में सजाए गए हैं, और उनमें भी आपको स्टोन कार्विंग्स बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेंगे। तो ये हमें दिखाता है कि उस टाइम पे आर्किटेक्चर जो है एक नया फॉर्म ले रहा था, जिसमें टर्किश और इंडियन आर्किटेक्चर का ब्लेंड था। खिलजी के अलावा भी कई सारे जो टर्किश डायनेस्टी थे उन्होंने भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में रोल निभाया है, जैसे कि जो तुगलक पीरियड है, तुगलक डायनेस्टी है, उस टाइम में भी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। जैसे कि जब तुगलकाबाद कंस्ट्रक्ट किया गया, एक बहुत बड़ा ही, आपको पता है कि बहुत ही खूबसूरत बहुत बड़ा पैलेस फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स था। पैलेस मतलब महल और फोर्ट्रेस मतलब किला, इस टाइप से बनाया गया था। एक किला रहेगा और उसी में पैलेस रहेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, हालांकि इसका सब पार्ट तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ पार्ट ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें भी आपको दीवारों पे और बाकी सारे महल जो भी अभी बचे हुए हैं, रूइंस हैं, उन सब में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। तुगलक्स का जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक बात देख लीजिए कि उनका जो आर्किटेक्चर था उसमें मजबूती के लिए उन्होंने बैटर को इस्तेमाल किया था और स्लोपिंग वॉल्स को। बैटर कहते हैं कि क्ले और लोमी सॉइल, इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको पीटा जाता है और इस मिक्सचर को फिर यूज़ किया जाता है स्टोन्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने मजबूती के लिए, सॉलिडिटी के लिए, जो स्ट्रक्चर को मजबूती दे, इसके लिए स्लोपिंग वॉल्स, तिरछा वॉल और साथ में बैटर लगाया हुआ जो स्टोन्स था उनके बीच जोड़ की तरह से यूज़ किया था। जो आर्किटेक्चरल अप्रोच था फिरोज शाह तुगलक का, वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा हौज खास में, और जो कोटला जो इन्होंने बनाया था महल, कोटला पैलेस, वहाँ देखने को मिलेगा। कोटला फोर्ट एक्चुअली में वहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको इमेज में भी है। यहाँ भी देखिए तो आर्चेज़ हैं, साथ में लिंटल बीम्स हैं। ठीक है, तो आर्चेज़, लिंटल बीम्स ये इन्होंने एम्प्लॉय किया था अपने में। लिंटल बीम भी है जो इनके आर्किटेक्चर को मजबूती देता है। तो अगर आप देखिए तो जो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे है, यहाँ पे आर्चेज़ एंड डोम्स के अलावा लिंटल बीम्स भी अब आर्किटेक्चरल स्टाइल में आ गए हैं। जो लोधी डायनेस्टी है उन्होंने इसी फाउंडेशंस पे, ये जो लिंटल बीम और आर्चेस थे, इसी को इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई। तो इनके जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, उनमें हम लोगों को देखने को मिलता है जो आर्चेस हैं, लिंटल बीम्स हैं। इसके अलावा जो रीजनल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि बालकनीज़ और कियोस्क कह लीजिए कि जालीदार स्टोन का बना हुआ जाली सब, और जो बिल्डिंग्स थी वो हमेशा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स पे रहती थी, मतलब थोड़ी ऊंचे से स्टार्ट होगा बिल्डिंग्स। तो ये एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर रहता है। तो हम लोग क्या देखें कि जो स्लेव डायनेस्टी है, फिर खिलजी डायनेस्टी है, और फिर तुगलक डायनेस्टी है, एंड लास्ट में हम लोग देख रहे हैं लोधी डायनेस्टी, कैसे यहाँ पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। आर्चेज़ एंड डोम्स सबसे पहले तो कन्वर्जन से स्टार्ट हुआ, फिर आर्चेज़ एंड डोम्स से आगे चलता चला गया। इंडियन धीरे धीरे और ब्लेंड होते चले गए इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। तो खैर हम लोग अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, एंड करते हैं। जो आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन हम लोगों को देखने को मिला, जो भी दिल्ली में सल्तनत से स्टार्ट हुआ, वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि टर्किक और जो इंडियन इन्फ्लुएंसेस हैं उन सब का फ्यूजन हुआ है। ठीक है, शुरू में क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ टेम्पल्स हुआ, फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि अपना एक न्यू फॉर्म और डेकोरेटिव स्टाइल्स इन्होंने स्टार्ट किया है, और बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो दिल्ली सल्तनत का टाइम था, पीरियड था, उसी टाइम तक रहा, उसके बाद ख़त्म हो गया, नहीं, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इनका इंडियाज़ आर्किटेक्चरल हेरिटेज में देखने को मिलता है। क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुआ उसके बाद बहुत सारे रीजनल किंगडम्स डेवलप हुए, जैसे कि बहमानी किंगडम हो गया, है ना।
जितने भी किंगडम्स के बाद डेवलप है उन सब में हम लोगों को देखने को जो आर्किटेक्चरल स्टाइल मिलता है उसका फाउंडेशन यही फाउंडेशन है जो दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो है। इसी फाउंडेशन पे स्टार्ट किया और थोड़े थोड़े रीजनल जो जिस जगह पे वो किंगडम रहा होगा उसके रीजनल जो भी आर्किटेक्चरल फॉर्म्स रहेंगे उसको भी इंक्लूड करके एक डिफरेंट फॉर्म आर्किटेक्चरल फॉर्म वहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिएगा कि इसका आखिर टेस्टामेंट क्या है। ये जो आर्किटेक्चरल जर्नी है इसका एक बहुत ही खूबसूरत टेस्टामेंट है, वो है ताजमहल। ताजमहल ऐसा नहीं कि एक नया आर्किटेक्चरल फॉर्म था, बल्कि जब ताजमहल का डिज़ाइनिंग हुआ और इसको बनाया गया, इसमें आपको अरेबिस्क भी देखने को मिलेगा। मतलब जो अरबिक स्क्रिप्ट का कुरान के लाइंस का जो डिज़ाइनिंग है वो भी है, साथ में जो इंडियन मोटिव्स हैं कमल के और बाकी सारे फ्लोरल डिज़ाइंस के वो भी हैं, और लिंटल्स हैं, आर्चेज़ हैं, डोम्स हैं, सब है। मतलब एक तरह से देखिए तो डेवलप होते देखिए कितना खूबसूरत सा बिल्डिंग बन गया ताजमहल अपना। और ये हुआ कैसे? तो ये हुआ दो चीज़ों को मिक्स करके, टर्किक और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को मिक्स करके इसी को डेवलप करते हुए एक बहुत ही मैजेस्टिक हम लोग कह सकते हैं कि चीज़ हमारे देश में बनी, वो है ताजमहल, जो कि आपको पता है वंडर्स जो 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड के उसमें से एक है। और इस पर कोई शक नहीं कि उन सब में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा खूबसूरत ताजमहल है। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया हो। अगर किसी भी तरह का कोई सजेशन या किसी भी प्रकार का किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़रूर कमेंट किया कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।